नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट का 8वां मॉडल पेपर। इसके पहले हम 7 मॉडल पेपर जीएस का हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप सभी मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 8वां है, जो कि आपका फर्स्ट पेपर का है। कुल 140 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, टैकियन से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। टैकियन ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है ऐसे परिकलनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। और यहाँ जो है आपका दिया गया स्टेथोस्कोप, इसके माध्यम से जो आपका है हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का जो है यंत्र है यह स्टेथोस्कोप। उसके बाद जो आपका पेरिस्कोप दिया गया है। पेरिस्कोप यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग। अगला प्रश्न आपका, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। यह आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि जो है मोमबत्ती का जलना, यह जो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यदि पूछा जाएगा मोमबत्ती का जलना जो है किसका उदाहरण है, तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है पानी में चीनी का घुलना, यह आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घी। घी एक वसा पदार्थ है जो है आपका, ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। और स्टार्च, प्रोटीन और रुई यानी कि कपास, ये सभी जो है बहुलक हैं। ये आपके जो है स्टार्च, प्रोटीन और रुई यानी कि कपास जो है यह प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक बहुलक होते हैं। रुई यानी कि कपास, यह आपका सेलुलोज का प्राकृतिक बहुलक है। किसका? तो सेलुलोज का। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमार्क के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का जो है यह दिया गया था। और अरस्तु को जो है आपका जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था और इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। लिनियस को जो है वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, दीमक को यह भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत चींटी। दीमक को जो है श्वेत चींटी भी कहा जाता है। दीमक यह छोटे कीट हैं जो कि लकड़ी और लकड़ी की बनी चीज़ें जैसे कि फर्नीचर आदि को कुतरकर जो है ये खा जाते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीदड़ में यह आपका खुर नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो ये सभी जो है आपको पता होगा। माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है सूजे हुए लसिका पर, उसके बाद जो है दूसरा है रात्रि में पसीना आना, तीसरा है स्मृति लोप और चौथा है वजन का घटना। तो इनमें से कौन से एड्स के लक्षण है आपको बताना है। तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी जो है ये एड्स के लक्षण हैं। सूजे हुए लसिका पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप और वजन का घटना, यदि जो है ये सभी जो है आपके एड्स के लक्षण है। अगला प्रश्न आपका, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्र हो जाती है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो मनुष्य तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन की गति वह तीव्र हो जाती है। अगला प्रश्न आपका, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित रहती है। ग्लाइकोजन जो है यह वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप है आपका। नेक्स्ट आपका एंजाइम मूलतः होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम वह आपका प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न आपका आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट है आपका स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से होगा, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न आपका संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं किसके? संगणक यानी कि यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो संगणक कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर विषाणु यानी कि वायरस प्रभावित करता है किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर को यह प्रभावित करता है वायरस। अगला प्रश्न आपका सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16 गुणज भार के हैं। अगला प्रश्न आपका हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदख्शां। बदख्शां कहाँ है? तो ये आपका अफगानिस्तान क्षेत्र में है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में है बदख्शां। नेक्स्ट आपका सूरा का आहुति का संबंध है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौत्रामणि से। सौत्रामणि क्या है? तो यह एक प्रकार का जो है यज्ञ है। यजुर्वेद में जो है विभिन्न यज्ञ तथा यज्ञीय विधि विधानों का वर्णन है। सौत्रामणि यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति दी जाती थी। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा यहाँ ऋक संहिता में। अगला प्रश्न आपका 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो है 4 पुरुषार्थ हैं। अगला प्रश्न आपका जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग को जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट है आपका मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्कों का परीक्षक। नेक्स्ट आपका तुलक्कापियम कैसा ग्रंथ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हुआ यहाँ व्याकरण ग्रंथ। यह तमिल साहित्य का जो है प्राचीनतम ग्रंथ है। यह व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, तुलक्कापियम। अगला प्रश्न आपका सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमादुल मुल्क को। अगला प्रश्न आपका जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। और किसके स्मृति में किया गया था? तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक जिसको जौना खां कहा जाता था, तो जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर के वचनों का संग्रह है बीजक। अगला प्रश्न आपका जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानबाई ने। नेक्स्ट आपका अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंचमहल। पंचमहल कहाँ है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न आपका अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है नील विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है दक्कन दंगे, चौथा है सिपाही विद्रोह। तो इन घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको बताना है, क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 33। तो चलिए देखते हैं। नील विद्रोह ये आपका कब हुआ था? तो नील विद्रोह जो है आपका 1860 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह आपका जो है 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। और दक्कन दंगे ये आपका 1875 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह आपको पता होगा 1857 में हुआ था। तो कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा आपका 1855-56 संथाल विद्रोह, यानी कि दूसरा। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857, तो 2 4। उसके बाद हो जाएगा नील विद्रोह 1860 1। फिर जो है लास्ट में हो जाएगा आपका तीसरा 2 4 1 3, यानी कि आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए जो है देखते हैं। राजा राम मोहन राय का संबंध हो जाएगा आपका आत्मीय सभा से। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी कब? तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना की थी कब? तो जो है 1839 ईस्वी में। उसके बाद जो है आपका विवेकानंद का संबंध हो जाएगा रामकृष्ण मिशन से। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी कब? तो 1867 में। तो ये जो है आपका आप देख सकते हैं, ए का हो जाएगा दूसरा, और बी का पहला, और सी का हो जाएगा तीसरा, डी का चौथा। 2 1 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो 2 1 3 4 आप देख सकते हैं, विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान ने पहला दिया गया है कांग्रेस का विरोध किया, दूसरा इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, और ये सभी काम किए। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। तो 35 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी काम इन्होंने किए थे, सर सैयद अहमद खान ने। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विद्यालय की स्थापना एक युगांतरकारी घटना थी। निम्नलिखित में से कौन इसका संस्थापक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, J.E.D. बेथ्यून। स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रायः सभी तत्कालीन सुधार आंदोलनों ने प्रयत्न किया, लेकिन यह काम इनसे पहले जो है ईसाइयों ने प्रारंभ किया था। उनका उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, ईसाई धर्म प्रचारक पहले लोग थे जिन्होंने 1819 में कलकत्ता में जो है कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। और आगे चलकर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष J.E.D. बेथ्यून ने 1849 ईस्वी में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। और स्त्री शिक्षा के प्रसार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन जो है वह महान थी। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से जो है संबंधित थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, J.E.D. बेथ्यून ने जो है 1849 में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। इनका जो है देहांत 1 अगस्त, बाल गंगाधर तिलक का जो है मृत्यु 1 अगस्त 1920 को जो है हो गया था। अगला प्रश्न आपका, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है? पहला है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, दूसरा है स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, तीसरा है आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वो इसमें शामिल हुए, और चौथा है यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें, प्रश्न संख्या 38 में। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 और 3 जो है आपका सही है। चौथा जो है यहाँ दिया गया है कि यह बंगाल तक सीमित रहा, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। यह बंगाल के बाहर आपका उत्तर प्रदेश, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, बम्बई, पूना, पंजाब, दिल्ली तक में भी जो है आंदोलन जो है सक्रिय रहा। तो यहाँ चौथा गलत हो जाएगा। 1 2 3 जो है आपका सही होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, उन क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों का नाम दीजिए जो 1925 के बाद सक्रिय रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ने जो है भगत सिंह के साथ जो है दिल्ली असेंबली में इन्होंने जो है बम फेंका था कब? 1929 में। तो ये जो है
आपका सी ऑप्शन सही होगा कि उन क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों का नाम दीजिए जो 1925 के बाद सक्रिय रहे। तो ये थे बटुकेश्वर दत्त, जबकि अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, इनको जो है अगस्त 1925 के काकोरी कांड में जो है आपका अशफाक उल्लाह खान को, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी की सज़ा जो है दे दी गई थी। नेक्स्ट आपका होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट द्वारा जो है सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया था। तो सबसे पहले पूछा गया, तो तिलक जो है सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त करने पर मतभेद हो गया था। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है सी.आर. दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा मोतीलाल नेहरू। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो 42 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 4, यानी कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट आपका, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड्स ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो 43 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्धों को। नेक्स्ट आपका, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह जो है 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न आपका, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ, मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से यह जो है आपका उद्धृत है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61(1) में जो है दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 में उपबंधित है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इसका जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस मुकदमे से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967।
कब हुआ था? तो ये 1967 में कहा था कि संसद को भाग 3 में संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है तथा मूल अधिकारों को संसद की शक्ति के परे रखा गया है। इसके तहत न्यायालय ने भविष्य लक्ष्यी प्रभाव का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। परंतु जो है केशवानंद भारतीवाद जो कि आपका 1973 में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये शक्ति असीमित नहीं है, अर्थात ऐसा संशोधन गैर संवैधानिक होगा जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा वह नष्ट होता है। नेक्स्ट है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। और अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 के दशक में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। कथन ए दिया गया, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो बिल्कुल सही है ये आपका। कारण आ रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी जो है आपका सही है। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है आपका, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों जो है सही है, पर आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट आपका, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 292 व 293 में जो है केंद्र व राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य या राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न आपका, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि के विक्रय को। अगला प्रश्न आपका, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोक व्यय में कमी करके। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है जनता का पास मुद्रा, और दूसरा है बैंकों के पास जमा डिमांड डिपॉजिट्स, तीसरा है बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट्स। तो इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन ब्रॉड मनी M3 में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। 1, 2, तीनों जो है आपका सही है। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा और बैंकों के पास समय जमा, तीनों ही जो है आपका सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, बेसल 2 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ, किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित है बेसल 2। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो है एक तरफ आपका संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष। तो पहला आपका, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी, एक हो जाएगा। चौथा बी दिया गया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDB की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1964 में हुआ था IDB की स्थापना, बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1948 में, तो जो है सी का हो जाएगा आपका दूसरा। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वैसे होगा आपका। तो 4, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं, विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट आपका, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका, लघु अवधि ऋण की अवधि क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा अधिकतम 15 माह। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरफ जो है आपका तेल शोधक कारखाना दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य, तो आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। ए दिया गया है आपका तातीपाका, यह किस राज्य में है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है। ए का हो जाएगा तीसरा। कोयली किस राज्य में है? तो यह आपका गुजरात में है। बी का हो जाएगा पहला। और नागापट्टिनम किस राज्य में है? तो यह आपका तमिलनाडु में है। सी का हो जाएगा दूसरा। और नुमालीगढ़ कहाँ है? तो यह आपका असम में है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ सही होगा। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो है की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की। ए का हो जाएगा तीसरा। और साक्षर भारत मिशन इसकी शुरुआत 2009 में हुआ था। तो बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसकी शुरुआत 1987 में ही की गई थी। सी का हो जाएगा पहला। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप सुपर 301 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। सुपर 301। नेक्स्ट आपका कि भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1921। अगला प्रश्न आपका 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी किस राज्य में? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर था। वहाँ का साक्षरता दर जो है ये 61.8% है। जबकि जो है आपका झारखंड का साक्षरता दर जो है 66.4% है। और जो है आपका अगला प्रश्न है आपका भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का शिशु लिंगानुपात जो है 969 था। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व तो संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल धरातली बनावट, उपजाऊ मिट्टियाँ और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों से जो है भारत में जनसंख्या घनत्व जो है संबंधित है। नेक्स्ट आपका हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 जुलाई को हर वर्ष जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो पहला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम जो है शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये जो है आपका सही है। उसके बाद जो है बी दिया गया उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। तो इसलिए आपका बी जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन पूछा गया कौन सा उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं है, तो जो है ये आपका सही नहीं। बाकी सभी यहाँ सी है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये भी सही है। कवाल नगर यह 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं, ये भी सही है। और पहला भी सही है। बी जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण SRS 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट निवास अनुसार क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.3%। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो यह आपका सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, ये सभी जो है हॉट स्पॉट कहलाते हैं। अगला है आपका मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
UNFCCC सचिवालय के द्वारा जो है ये आपका परिवर्तित की गई है। नेक्स्ट है आपका नोकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेघालय में स्थित है नोकरेक। नेक्स्ट आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस यह पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना जो है आपका 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी और तत्कालीन रूप से यह अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा जो है होता गया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। तो कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग जो है हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दक्कन जलसंधि किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच जो है दक्कन जलसंधि है। और 10 डिग्री चैनल जो है आपका वह छोटा अंडमान, 10 डिग्री चैनल जो है आपका वह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है आपका। उसके बाद जो है 9 डिग्री चैनल यह कावारत्ती, 9 डिग्री चैनल यह आपका कावारत्ती द्वीप व मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है। और 8 डिग्री चैनल जो है आपका वह मिनिकॉय द्वीप व मालदीव के बीच स्थित है। नेक्स्ट आपका हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। अगला प्रश्न आपका पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपका दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर वह हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है आपका झील का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ झील, तो आपको कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया आपका गोखुर झील। तो गोखुर झील का उदाहरण जो है आपका हुआ सुरहा ताल है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जो है बलिया में है सुरहा ताल। उसके बाद जो है प्लाया दिया गया है। तो प्लाया जो है आपका ये राजस्थान में का सांभर झील है। प्लाया जिसको जो है खारी जल, ये खारी जल का झील भी कहा जाता है। तो सांभर है, ये राजस्थान में है। उसके बाद जो है क्रेटर झील का उदाहरण जो है आपका ये क्रेटर झील का उदाहरण जो है आपका लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है। लोनार कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। क्रेटर झील का उदाहरण है। लैगून झील का उदाहरण जो है आपका चिल्का झील है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए का हो जाएगा आपका तीसरा, बी का हो जाएगा प्लाया यानी कि हो जाएगा सांभर झील, बी का हो जाएगा चौथा क्रेटर यानी कि हो जाएगा ये आपका लोनार महाराष्ट्र दूसरा। उसके बाद जो है लैगून हो जाएगा चिल्का पहला। 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी हैं किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परतदार चट्टानों से बनी है धारवाड़ तंत्र की चट्टानें। अगला प्रश्न आपका नाथपा झाकरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा सतलज नदी पर बना है। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में यह बना है। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो आपका जनजाति दिया गया, दूसरी तरफ उनका निवास क्षेत्र। चलिए देखते हैं। भूटिया का निवास क्षेत्र है आपका सिक्किम, ए का हो जाएगा तीसरा। टोडा का निवास क्षेत्र हो जाएगा तमिलनाडु, बी का हो जाएगा पहला। और सेंटिनेल या सेंटिनेलीज भी कहा जाता है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सी का चौथा बिरहोर, ये आपका झारखंड में पाए जाते हैं। डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 3 1 4 2 आप देख सकते हैं 3 1 4 2 विकल्प ए जो है आपका सही होगा यहाँ। नेक्स्ट आपका मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। नेक्स्ट आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितने समय का अंतर होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटे का अंतर, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। भारत में स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो है इलाहाबाद जिले के नैनी में स्थित देशांतर 82.5 डिग्री मानक जो है समय रखा गया है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा लैंड बॉर्डर वाले पड़ोसी देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। रूस के साथ जो है 14 देशों की सीमाएं लगती हैं। वो 14 देश जो हैं आपका नॉर्वे है, फिनलैंड है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, उसके बाद है अजरबैजान, फिर कजाकिस्तान, फिर चीन, मंगोलिया और लास्ट में आपका उत्तर कोरिया। तो 14 देश जो है रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट आपका, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया में। किलिमंजारो यह अफ्रीका का अवशिष्ट पर्वत है जो कि कीबो, मावेंसी और सिरा से मिलकर बना है, जो कि तंजानिया के उत्तरी पूर्वी तट पर जो है स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 5,895 कितना है? तो 5,895 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है किलिमंजारो की। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जायरे। जायरे इसका एक और नाम है कांगो। कांगो या जायरे यह जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट आपका, हारमुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज जल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट आपका अभिकथन दिया गया है ए कि हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि दक्षिणा और एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। कारण आर है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो आपको बताना है कोड के माध्यम से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 98 में। तो यहाँ जो सही होगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों जो है पृथक से सही हैं एवं आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से विषम चुनिए। तो आपको विषम बताना है इनमें से कौन सा विषम है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ए के बाद जो है बी आ रहा है, फिर डी के बाद सी। तो यहाँ 1+1 हो रहा है और यहाँ -1 हो रहा है। इस तरह यहाँ भी आप देख लीजिए, डी के बाद ई आता है, फिर जी एफ दिया गया है। तो एफ जी यानी कि यहाँ +1 -1, ठीक है। फिर सी में देखते हैं, जी के बाद एच आता है, उसके बाद आई के बाद जे आता है। यहाँ भी +1 -1 हो रहा है। और यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन में देख लें, के बाद यल आता है, उसके बाद एम के बाद एन। तो यहाँ जो है दोनों में प्लस हो रहा है, जबकि क्या होना था लास्ट में एक माइनस होना था। तो डी ऑप्शन जो है भिन्न है आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से विजातीय चुनिए। तो यहाँ भी आपको विषम ही बताना है कौन सा विषम होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में AZCX। तो AZ यानी ए का अपोजिट है Z और सी का अपोजिट है X। इस तरह यहाँ भी आप देख लीजिए, बी ऑप्शन में तो L का अपोजिट होता है O और M का अपोजिट होता है N। सी ऑप्शन में भी देख लीजिए, E का अपोजिट होता है आपका V और F का अपोजिट होता है U। और डी ऑप्शन में आपका G का अपोजिट जो है आपका T होता है। ये तो आपका सही है। बाकी H का अपोजिट जो है वह R नहीं यस होता है। तो ये जो है आपका भिन्न है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ H का अपोजिट क्या होगा? तो यस होगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित अंकों को लेकर इनमें से कितने 2 अंक वाले संयोजन बन सकते हैं जिनमें से प्रत्येक में 8 अंक शामिल हों? 8 दिया गया है, 5 दिया गया है, 2, 1, 7, 6 आपका दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 101 में। तो यहाँ आपको जो है संयोजन बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो सभी में जो है 8 आपको आना है। तो 8 के साथ जो है आपका 5 हो जाएगा, 1 हो गया। फिर 8 के साथ जो है आपका 2 आ जाएगा। फिर जो है 8 के बाद जो है 1 आ जाएगा। फिर जो है 8 के बाद जो है 7 आ जाएगा। फिर जो है आपके बाद 8 के बाद जो है 6 आ जाएगा। तो ये जो है आपका संयोजन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद आप इसको पलट देंगे तब भी जो है 8 आएगा ही, तो वो भी आपका संयोजन बनेगा। यानी कि 5, 8 संयोजन बन रहा है, 8 आ रहा है इसमें भी। फिर 2, 8, फिर जो है आपका 1, 8, फिर जो है आपका 7, 8, फिर जो है 6, 8। तो इनमें भी 8 आ रहा है, तो ये भी आपका संयोजन बन रहा है। तो यानी कि टोटल कितने
जो है संयोजन बन रहे हैं, तो 5 यहाँ हैं और 5 यहाँ, 5 और 5 कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल आपका 10 संयोजन बन रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका AGLPS किस श्रृंखला में अगला वर्ड आपको बताना है, क्या होगा, प्रश्न संख्या 102 में। यदि दिख नहीं रहा होगा क्लियर तो हम बोलते रहें AGLPS। आपको आगे बताना है कि कौन सा अंक आएगा, कौन सा जो है आपका आएगा। तो चलिए जो है देखते हैं, ए के बाद आपका जी आया है, तो ए के बाद जी काउंट करिए आप जो है कि कितने नंबर के बाद आ रहा है, तो +6 काउंट करेंगे तो ABCDEFG छठे नंबर पे आ रहा है +6। फिर जी के बाद एल आया है, तो जी के बाद एल आप काउंट कीजिए तो GHIJKL यानी कि 5 नंबर के बाद आ रहा है। फिर आगे जो है एल के बाद पी आया है, तो एल के बाद पी आप काउंट करेंगे तो LMNOP चौथे नंबर पर आ रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं एक सीरीज बन रहा है 6 5 4। फिर आगे जो है आपका देख लीजिए पी के बाद एस है, तो QRS यानी कि +3 के बाद आ रहा है। फिर आगे जो है आपको क्या करना है, एक जो है सीरीज यहाँ भी बढ़ा देना, तो यहाँ 6 5 4 3, फिर क्या आएगा 2 आएगा। तो यस के बाद 2 करेंगे तो क्या होगा, यस के बाद 2 करेंगे जोड़ेंगे तो TU यानी कि आपका अगला पद जो आएगा वह यू होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगा। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहले जो है आप ऊपर जो है हो जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे हो जाएगा साउथ दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट पूरब, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। तो ये हो गए आपकी दिशाएं। इधर हो जाएगा आपका जो है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट जो है उत्तर पश्चिम। उसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, और ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, और ये जो है दिशा हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। तो ये हो गए दिशाएं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो जाता है, यानी कि ये दिशा जो है कह रहा है कि नॉर्थ हो जाता है, और जो है उत्तर पूर्व वह पश्चिम हो जाता है, और उत्तर पूर्व कह रहा है ये वाला दिशा जो है वेस्ट हो जाता है, तब तथा शेष जो है सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं। तो पश्चिम के लिए पूछ रहा है कि यहाँ के लिए जो है कौन सा दिशा होगा या क्या कहलाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो है यानी कि वेस्ट को जो है नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख लीजिए ए जो है एंगल होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री ए, 45 डिग्री ए, 45 डिग्री ए। तो यहाँ क्लॉक वाइज जो है आपका देख रहे हैं 135, 45 45 45 3 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 135 डिग्री। 135 डिग्री क्लॉक वाइज जो है रोटेट हो रहा है। और यहाँ भी जो है आपका देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट जो है दक्षिण पूर्व जो है कह रहा है कि नॉर्थ यानी कि उत्तर हो जा रहा है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 45 45 45 ये तीनों जो है जोड़ेंगे 135 जगह, ये भी जो है 135 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो इसी तरह जो है आपका वेस्ट के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ जो है आप 135 डिग्री इसे रोटेट करेंगे तो वेस्ट की जगह पर आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट। यहाँ आप देखिए साउथ ईस्ट जो है करेंगे तो 45 45 45 तीनों को जोड़ेंगे आपका 135 होगा। वेस्ट की जगह पर कौन सा आएगा, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। तो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित 3 कथनों की जांच कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि श्याम हरि का पिता नहीं है। दूसरा है सुरेश हरि सुरेश का बेटा है। तीसरा है सुरेश के 3 बेटे हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले आप कथन को देख लीजिए। कह रहा है कि श्याम हरि का पिता नहीं है। अगला कह रहा है कि सुरेश हरि जो है वह सुरेश का बेटा है। तो सुरेश का बेटा है कौन, तो हरि। ये हो गया आपका कथन। फिर कह रहा है सुरेश के 3 बेटे हैं। सुरेश के कितने बेटे हैं, तो कुल जो है 3 बेटे हैं, जिनमें हरि भी जो है सुरेश का एक बेटा है। तो पहला कथन से जो है कोई भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आप जांच कर लीजिए। श्याम सुरेश का बेटा है, तो यहाँ जो है आपको कन्फर्म यानी कि आपको अनुमान के आधार पर नहीं जो है टिक करना है, कन्फर्म आपको जो होगा वह टिक करना है। श्याम सुरेश का बेटा है, कथन से जो है कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी कथन है आपका हरि जो है श्याम का भाई है। हरि जो है कह रहा है श्याम का भाई है, तो ये भी जो है आपका स्पष्ट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आप देख लीजिए। सुरेश हरि का पिता है। सुरेश ये हो गया हरि, सुरेश जो है हरि का पिता है। ये कथन जो है बिल्कुल सही है, आपका जो है कथन से ये मैच कर रहा है। तो आपको जो है निष्कर्ष निकालना है
सही कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो रहा है। डी देख लीजिए, श्याम के बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ भी जो है कथन से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है, तो केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरेश जो है हरि का पिता है। नेक्स्ट है आपका, यदि सीपीआई को जो है डीएमके कोड किया जाता है तो बीजेपी का कोड जो है क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सी के बाद जो है डी यानी कि +1 हो रहा है यहाँ, फिर पी के बाद एम हो रहा है, तो यहाँ जो है माइनस हो रहा है, MNOP -3 ये हो रहा है। फिर जो है आई को जो है के कोड किया जा रहा है, IJK +2 कोड किया जा रहा है। तो इसी तरह जो आपको बीजेपी को कोड कर लेना है, बी में +1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? सी +1 सी हो जाएगा। जे में -3 करेंगे तो जे में जो है -3 आप करेंगे तो हो जाएगा आपका GHIJ जी होगा। फिर जो है पी में +2 करेंगे तो PQR +2 कितना होगा? तो आर होगा CGR, जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो चलिए जो है देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 6:5 है। ठीक है, दोनों की आयु का योग कितना है? 44 है। तो ए की वर्तमान आयु आपको सबसे पहले निकालना है, तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगा आपका 44 × 6। ए की जो ये है अनुपात यहाँ ए और बी का, ए और बी कितना है? तो 6:5 ये होगा ए और हो जाएगा बी, और योग कितना है? 44। तो सबसे पहले ए का आपको निकालना है, तो हो जाएगा आपका जो है 44 × 6, ए का निकाला जा रहा है, बटे जो है दोनों को जो है आप नीचे जोड़ेंगे तो 6 + 5 बराबर हो जाएगा आपका 44 × 6 बटे जो है 6 5 11, 11 चौक 44 कट जाएगा 4 बाद में, 4 6 24। तो ए का जो है कितना मान आया? 24 आ गया। उसके बाद जो है आप बी का इसी तरह निकाल लीजिए। बी बराबर हो जाएगा आपका 44 × 5, बी का मान यहाँ 5 है, तो 44 × 5 बटा 6 + 5, यहाँ भी इसी तरह निकाल लीजिए। तो 44 × 5 बटा जो है 11, 11 चौक 44, 4 बार में कट गया, 4 5 20। बी का जो है कितना निकल कर आया? तो 20। अब जो है आपका 8 वर्ष बाद कह रहा है ए तथा बी की आयु क्रमशः क्या होगा? तो ये बी में जो है 8 जोड़ लिए 28 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 28, और ए का जो है कितना आया था? 24, और 24 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32। तो ए का जो है 32 आया, ए बराबर 32 और बी बराबर जो है 28, दोनों का निकल कर आया। तो आप इसका अनुपात निकाल लीजिए, देखिए कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, 4 बटे 32, 4 7 28, 8:7। तो यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 8:7। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, शीला मीना से बड़ी है, कामिनी नलिनी जितनी बड़ी है, नीतू सिंधु से छोटी है जो कि नलिनी के बराबर है, जबकि मीना कामिनी से बड़ी है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है कौन है इसमें? तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहले शीला जो है मीना से बड़ी है, शीला किससे बड़ी है? तो ये मीना से बड़ी है। ठीक है, फिर कह रहा है कामिनी नलिनी जितनी बड़ी है, कामिनी जो है वह नलिनी जितनी बड़ी है, कामिनी जो है वह नलिनी जितनी बड़ी है, यानी कि दोनों बराबर हैं, हो गया। उसके बाद जो है कह रहा है कि नीतू सिंधु से छोटी है जो कि नलिनी के बराबर है, नीतू सिंधु से छोटी है जो कि नलिनी के बराबर है। सिंधु से छोटी, तो सिंधु जो है आपका यहाँ बीच में हो जाएगा, सिंधु बीच में हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर कह रहा है मीना जो है कामिनी से बड़ी है, मीना जो है वह क्या है? कामिनी से बड़ी है, तो मीना जो है कामिनी से बड़ी है ही यहाँ। तो यहाँ जो है आपका कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है शीला हो जाएगी, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका प्रदत्त आकृति में छूटा हुआ अंक आपको बताना है क्या होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, तो आपको यहाँ बताना है कौन सा अंक होगा। तो चलिए जो है देखते हैं। आप देख रहे हैं इस वृत्त में जो है पहले वाले में 30 दिया गया है, फिर जो है यहाँ 22, फिर जो है 36, फिर जो है अगले वृत्त में जो है आपका क्लॉकवाइज जो है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट हो रहा है और उसका जो है आधा हो जा रहा है। यहाँ आप देख लीजिए जो है 30 है,
तो क्लॉकवाइज जो है रोटेट हो रहा है, उसका आधा यहाँ 15 हो गया, यहाँ 36 है, क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो सेकेंड वाले वृत्त में जो है उसका आधा हो जाएगा 18, यहाँ 22 है, रोटेट होगा यहाँ जो है आपका 11 हो जाएगा। तो दोनों का जो है यहाँ दूसरे वाले वृत्त में इसका आधा हो जा रहा है और रोटेट हो रहा है जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा, लेकिन उसमें जो है 4 का जो है आपका देख रहे हैं कि गुणा हो जा रहा है। 15 चौके 60 और 18 चौके 72, तो फिर 11 चौके क्या हो जाएगा 44। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 44। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उपरोक्त चित्र में वृत्त सूचक है शक्तिशाली का, वृत्त जो है किसका सूचक है, तो ये शक्तिशाली का सूचक है, और वर्ग सूचक है धनवान का, वर्ग जो है किसका सूचक है, तो ये धनवान का सूचक है। त्रिभुज जो है यह नेता का सूचक है, किसका, तो ये नेता का सूचक है। तो जो है तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं, तो तीनों यानी कि जिसकी तीनों विशेषताएं हैं वह अंक जो है आपको बताना है कौन सा, यानी कि जो सब में कॉमन होगा वही हो जाएगा। तो सब में कॉमन आप देख लीजिए जो है 3 होगा, 3 आप देख लीजिए जो है वृत्त में भी है, यानी कि सर्कल में भी है 3, उसके बाद जो है ये आपका त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है। तो 3 जो है ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। बाकी आप कोई भी देख लीजिए जो है कॉमन, सभी में कॉमन आपको नहीं मिलेगा। 7 जो है आप देख रहे हैं तो ये आपका जो है वर्ग में है और त्रिभुज में है, वृत्त में नहीं है। 4 ये वृत्त में है और त्रिभुज में है, वर्ग में नहीं है। 1 जो है ये आपका त्रिभुज में है, वर्ग जो है ये वर्ग में है और वृत्त में है, त्रिभुज में नहीं है। इसी तो सबसे जो कॉमन है वह 3 है आपका ए ऑप्शन, इसलिए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कथन के विषय में तर्कों का विश्लेषण कीजिए और उत्तर दीजिए। कथन दिया गया, क्या अनपढ़ लोगों को वोट देने से रोका जाना चाहिए? तर्क है हाँ, वे आसानी से बहका दिए जाते हैं। दूसरा तर्क है कि नहीं, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 110 का। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तर्क जो है 2 वह प्रबल है, नहीं यह जो है उनका संवैधानिक अधिकार है, जो है उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आपका, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? प्रश्न संख्या 111। तो जो है 17 दिसंबर 1982 को कौन सा दिन था, तो शनिवार हो गया। तो 17 दिसंबर 1983 को जो है आपका कौन सा दिन होगा? रविवार होगा, क्योंकि जो है जब जो है लीप ईयर ना हो तो यह विषम दिनों की संख्या कितना होगा, जो है 1 जो है आप जोड़ देंगे अगले वर्ष के लिए, तो शनिवार और बाकी जो है 1983 जो है आपका लीप ईयर नहीं है तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी, तो शनिवार में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? रविवार। यानी कि 17 दिसंबर 1983 को जो है आपका कौन सा दिन होगा, तो वह रविवार होगा। और जो है कह रहा कि आपको 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो फिर जो है आप 17 दिसंबर 1984 को आप निकालेंगे, तो 84 जो है 1984 ये आपका लीप ईयर होगा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। तो इसमें आप 1984 में जो है यानी 17 दिसंबर 1984 में जो है रविवार में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो सोमवार मंगलवार। तो विषम दिनों की संख्या जो है इसमें 2 होगी, इसलिए जो है आपका 2 ऐड होगा रविवार में, तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। ये अभी आपका जो है 17 दिसंबर 1984 का जो है दिन होगा वह मंगलवार होगा। आपसे पूछ रहा है 22 दिसंबर 1984, तो मंगलवार में जो है आप जो है 22 17 5 22 होता है, तो मंगलवार में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो आप बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? रविवार हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रदत्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो कुल कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कुल 12 त्रिभुज हैं, आप जो है काउंट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। आप जो है इस तरह काउंट कर सकते हैं, इसको ए मान लीजिएगा, इसको जो है बी, फिर जो है इसको आप सी मान सकते हैं, फिर जो है ये डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और ए हो जाएगा एफ। तो एक त्रिभुज जो है आपका ए बी सी बनेगा, यानी कि ए बी सी हो जाएगा। फिर जो है एक त्रिभुज बनेगा बी सी डी जो है एक त्रिभुज हो गया। फिर जो है आपका ए सी एफ बन जाएगा, ए हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, एक त्रिभुज बन जाएगा। इस तरह आपका त्रिभुज सी एफ ई बनेगा, फिर सी डी ई बनेगा, फिर ए बी डी बनेगा, फिर ए डी ई बन जाएगा, फिर जो ए सी ई बनेगा, फिर ए बी एफ त्रिभुज बन जाएगा, फिर
जो है BFE बन जाएगा, फिर BCE, फिर जो है आपका ABE, जो है ए आपका त्रिभुज बनेगा। तो कुल जो है 12 त्रिभुज होंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किराना घराने से। अगला प्रश्न अब आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महोबा में। नेक्स्ट है आपका रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह है आपका हथकरघा उद्योग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरथ नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस को जो है जनरथ नाम दिया गया है। अगला प्रश्न आपका अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 महिलाएं जो है मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। सबसे पहले जो थी वह थी सुचेता कृपलानी, उसके बाद जो है मायावती। तो 2 महिलाएं जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है एक तरफ आपका संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। ये दिया गया है भातखंडे संगीत संस्थान, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 15 जुलाई 1926 को हुआ था। कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1926 को हुआ था। फिर जो है राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962 को। 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में हुआ था राज्य ललित कला अकादमी की जो है स्थापना। फिर जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है हुआ था 1963 में, 13 नवंबर 1963 को हुआ था। फिर जो है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुआ था आपका 1975 में, अगस्त 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुआ था। ये भी जो है लखनऊ में। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2001 में। नेक्स्ट आपका तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ 121 का। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यह 1 और 4, यानी कि जो है आपका दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु तालीम योजना शुरू किया गया था और जो है सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु तालीम योजना की शुरुआत की गई थी। 1 और 4 यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला यूरेनियम, दूसरा एंडालुसाइट, तीसरा पाइराइट, चौथा है डोलोमाइट। तो 122 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 3, 4 एंडालुसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट जो है ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। यूरेनियम जो है आपका वह ललितपुर जनपद में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में जो है आपका यूरेनियम और तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न का। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, मिर्जापुर और झांसी जनपद में। नेक्स्ट आपका संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, किसी भी अनुच्छेद में जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट आपका भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन को। भारत का पहला बजट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने जो है 18 फरवरी 1860 में पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है और भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत जो है वह 1867 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपका जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका 11,000
500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन पर जो है खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय कंपनियों द्वारा भरे जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT टैक्स को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, नील, यानी कि 0 कर दिया गया है। 15% से घटाकर जो है 0 कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका बजट 2020 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए कितने साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 साल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में बजट 2020-21 में GDP ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 6 से लेके 6.5% तक जो है अनुमान लगाया गया है। लेकिन वर्तमान में GDP भारत की कितनी है? तो -23.9। नेक्स्ट आपका अमेरिकी कंपनी अल्फ़ाबेट का मार्केट कैप $1 खरब के पार करने वाली विश्व की कौन सी कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी कंपनी। नेक्स्ट आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका हाल ही में इनमें से कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो के नए CEO एवं MD बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियरी डेल पोर्ट। नेक्स्ट आपका हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के वो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट आपका हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा PPE उत्पादक देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE किट जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद राजलू चिंताल को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूर्णतया सौरकरण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका इनमें से किसे वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? और ये जो है आपका अंतिम प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रतन लाल को। भारतीय मूल के ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतन लाल को खाद्य उत्पादन बढ़ाने, मृदा केंद्रित रुख विकसित करने तथा उसे मुख्य धारा विषयक बनाने में योगदान देने तथा प्राकृतिक संसाधनों को बरकरार एवं संरक्षित रखने तथा जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए 2020 को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। यह घोषणा जो है आपका 12 जून 2020 को की गई थी। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपके प्रैक्टिस सेट 8 के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।